हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में जहां हम सीखेंगे बैंक रिकन्सिलेशंस के बारे में। और क्या आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में बैंक रिकन्सिलेशंस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपके बैंक रिकॉर्ड और आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि टैली प्राइम में कुछ भी अंतर होता है तो उसे पहचान कर सही करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए हम BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलेशंस स्टेटमेंट बनाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि BRS कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि BRS क्या होता है। देखिए यहाँ पर BRS का फुल फॉर्म होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस को देख लेते हैं हम, ताकि आप थोड़ा सा इसे इजीली समझ सकें। और आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर एक पॉइंट ऑफ को अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है अपने बैंक से, और कैसे आपको उस स्टेटमेंट को टैली प्राइम के अंदर इनपुट करना है, जैसे कि स्टेटमेंट को इनपुट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ में उसका रिकन्सिलेशंस करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। यदि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं लगता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं। उसके बाद में हम समझेंगे इसकी प्रैक्टिकल एंट्री टैली प्राइम के अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने आसान शब्दों में आपके लिए यहाँ पर एक डेफिनेशंस को रेडी किया है, इसे आप इजीली समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बैंक रिकन्सिलिएशंस स्टेटमेंट यानी कि BRS आखिर क्या होता है, ठीक है। समझिएगा, जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं तो बैंक हमें एक स्टेटमेंट देता है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट देता है, जिसमें हमारी सभी लेन देन दर्ज होती है। यानी कि बैंक से हम जितनी भी लेन देन करते हैं उस लेन देन का एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो बैंक हमें देता है। दूसरी ओर हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली प्राइम में भी यह जानकारी रखते हैं। मतलब जो भी हम बैंक से लेन देन करते हैं उस लेन देन को हम टैली प्राइम के अंदर भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों रिकॉर्ड हमेशा मेल खाए। मेल का मतलब होता है मैच, यानी कि दोनों एक जैसे हो। देखिए कभी कभी हमें मिलान की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम बैंक स्टेटमेंट की तुलना यानी कि कंपेयर अपने रिकॉर्ड यानी कि टैली प्राइम के डेटा से करते हैं, और अगर कोई अंतर होता है तो उसे सुधारते हैं। इसे ही बैंक रिकन्सिलेशंस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताया है बैंक रिकन्सिलेशंस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा और एग्जांपल समझ लीजिए इसका। यहाँ पर एक हमारी बैंक की लिस्ट होती है जिसे स्टेटमेंट कहा जाता है, और एक होती है हमारी टैली की लिस्ट, यानी कि टैली का अंदर का जो डेटा हम टाइप करते हैं, ठीक है। इन दोनों का डेटा को हम मिलान करते हैं, इसे ही बैंक रिकन्सिलेशंस कहा जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब मैं सिखाऊंगा आपको कि आपको कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है और कैसे उस स्टेटमेंट को टैली प्राइम के अंदर इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आपके जो भी बैंक है उस बैंक का सबसे पहले उसका स्टेटमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पर मेरी जो बैंक है उसका मैं स्टेटमेंट डाउनलोड करूँगा, उसके बाद में उस स्टेटमेंट को टैली प्राइम के अंदर इनपुट करूँगा। अब जैसे कि मेरी इंडियन बैंक है तो मैं क्या करूँगा, इंडियन बैंक का नेट बैंकिंग लॉगिन कर लूँगा। यहाँ से लॉगिन करने के बाद में सीधा मैं यहाँ से ID और पासवर्ड इसका डाल देता हूँ। उसके बाद में मैं सीधा इसमें लॉगिन कर लूँगा। तो लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर अकाउंट समरी आ जाएगी। मेरी बैंक की रिलेटेड जितनी भी अकाउंट समरी है वो सब यहाँ पर दिखाई देगी। अब मुझे स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो मैं स्टेटमेंट वाले सेक्शंस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे जितने भी मंथ का स्टेटमेंट चाहिए तो वह डेट में यहाँ पर इंक्लूड करूँगा। अब मान लीजिए कि मुझे चाहिए 1 अगस्त, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 अगस्त से अब तक, आज कितनी तारीख हो गई, आज हो गई 23 अक्टूबर, ठीक है। तो 1 अगस्त से 23 अक्टूबर का मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। टाइप फॉर्मेट कितने हैं, 2, एक्सेल और PDF। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली बात है कि अगर आप इसको PDF में डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम वाला काम है। अब प्रॉब्लम वाला काम कैसे हुआ, PDF को यदि आप टैली प्राइम के अंदर इनपुट करेंगे तो टैली प्राइम के अंदर अभी वो फैसिलिटी नहीं है कि आपका जो PDF है वह इनपुट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसे एक्सेल में ही डाउनलोड करना होगा। एक्सेल में यदि आप डाउनलोड करेंगे तो ये इजीली डाउनलोड हो जाएगा और आप इजीली इसको इनपुट कर पाएंगे।
यदि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के जरिए या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए इस पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपका जो डेटा है वो डेटा मैच नहीं खाएगा। जब टेली में आप इसको इनपुट करेंगे तो ये इनवैलिड ऐप फॉर्मेट बताएगा, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसे एक्सेल फॉर्मेट में ही डाउनलोड करना है। तो आपको सीधा यहाँ पर एक्सेल पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में सीधा डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। मैं जैसे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब इस फाइल को हम टेलीप्राइम के अंदर सीधा क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। ठीक है, अब इस फाइल को हम सीधे फोल्डर में चलते हैं और वहाँ से इस फाइल को ओपन करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर इसके फोल्डर के अंदर। अब जैसे कि मैंने इस फाइल को इस वाले फोल्डर में लाकर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये फाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, हमने जितनी भी एंट्रीज यहाँ पर ली है वो सभी एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमने स्टेटमेंट लिया है 1 अगस्त से आज तक, यानी कि 23 अक्टूबर तक का। ठीक है, तो इसमें वो सभी एंट्रीज आ चुकी है जो एंट्रीज हमने, जो लेन देन हमने इसमें किया हुआ है। हालांकि ये एक छोटा स्टेटमेंट है आप सभी को सिर्फ सिखाने के लिए, तो मैंने इजीली यहाँ पर इसे डाउनलोड करके ओपन कर लिया है। अब हमें इसे टेलीप्राइम के अंदर इनपुट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम इसका जो लेन देन है इस लेन देन को मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेलीप्राइम को ओपन कर लेते हैं, सीधे बैंकिंग में चलते हैं और बैंकिंग में हमने यहाँ पर रिकन्सिलेशन में चलते हैं। अब हम कौन से बैंक का रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर इंडियन बैंक को सिलेक्ट कर लिया, हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन के लिए पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो लेजर है इंडियन बैंक का या फिर आपके किसी भी बैंक का, तो उसे पहले ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर यानी कि लेजर्स में आ जाना है और यहाँ से आपकी जो बैंक है उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरी इंडियन बैंक है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे एनेबल ऑटो रिकन्सिलेशंस को यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सेट ऑल्टर ऑटो रिकन्सिलेशंस कॉन्फ़िगर, इसे भी आपको यस कर देना है। इन दोनों ऑप्शन को यस करके बाय डिफॉल्ट रखना है। उसके बाद में एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में पीछे आना है और आपको बैंकिंग में आ जाना है। बैंकिंग में आने के बाद में यहाँ पर आ जाना है बैंक रिकन्सिलेशंस। अब जैसे बैंक रिकन्सिलेशंस में आएंगे उस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए जो बैंक का रिकन्सिलेशंस आप करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे करना है इंडियन बैंक का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सभी एंट्रीज यहाँ पर दिखाई दे रही है जो हमने इसके अंदर की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इन एंट्रियों को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका बैंक स्टेटमेंट को भी ओपन कर लिया और यहाँ पर हम इनका मिलान करेंगे थोड़ा सा ऊपरी तौर पे, और इसे हम इनपुट भी करेंगे टेलीप्राइम के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली एंट्री यहाँ पर 3 अगस्त की दे रखी है और यहाँ पर भी 3 अगस्त की पहली एंट्री है जो कि 50 रुपये की यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 50 रुपये यहाँ पर इसके अंदर जमा किया गया है। ठीक है, तो ये एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में 2 बार 20-20 रुपये यहाँ पर निकाले गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार 20-20 रुपये निकाले गए और 1 बार 10 रुपये निकाले गए। ठीक है, तो वो एंट्री भी यहाँ पर है। उसके बाद में यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है कितने का, 20,321 रुपये का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,321 रुपये का डिपॉजिट हुआ है, वो एंट्री भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये हुआ है 26 तारीख को। मतलब हमने यहाँ पर कितनी एंट्री कर रखी है, तो यहाँ पर जो एंट्री हो रही है वो 27 अगस्त तक की एंट्री हो रही है 37,755 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 37,755 रुपये की एंट्री यहाँ पर हो रही है। ठीक है, जो कि बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है 40,061 रुपये 38 पैसे का यहाँ पर बैलेंस शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस है वो दिखाई दे रहा है 40,061 रुपये 38 पैसे का बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब ये जो बुक है यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है बैलेंस एज पर कंपनी बुक से रिलेटेड बैलेंस दिखाई दे रहा है। यदि हम बैंक से मिलान कर लेते हैं किसी भी एंट्रीज का तो वो यहाँ पर शो हो जाता है। इस स्टेटमेंट को हम सीधा अब टेलीप्राइम के अंदर इनपुट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यदि आपको बार बार फॉर्मेट इनवैलिड बताता है तो इसके लिए आपको ध्यान ये देना है कि ये जो बैंक का स्टेटमेंट है ये पीडीएफ को आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कन्वर्ट मत करवाइएगा। अगर आप कन्वर्ट करवाते हैं तो फिर इशू बनते हैं। ठीक है, फिर आपको यही प्रॉब्लम आएगी बार बार इनवैलिड ऐप फॉर्मेट। तो ऐसी स्थिति में आपको सीधा बैंक से स्टेटमेंट जब डाउनलोड करते हैं तो उसे आपको एक्सेल में ही डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इनपुट करेंगे। तो हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पर इनपुट में। ठीक है,
उससे पहले हम इस लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडियन बैंक की इस लोकेशन को, मतलब इस फोल्डर की लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हमें सीधा चलना है टेली प्राइम के अंदर। हमें आ जाना है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पाथ दे रखा है। हम क्या करेंगे, इस पाथ को बदल देंगे। तो इसके लिए हमें बैक स्पेस की दबाना है, स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक कर देना है। यहाँ हमने जो कॉपी किया है पाथ उसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पेस्ट हो गया। एंटर करेंगे, एक बार फिर से एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पर जो भी फॉर्मेट में हमने फाइल को लिया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सपोर्टेड रखते हैं। जो टेली में सपोर्ट रहेगा वो ऑटोमेटिक दिखाई देगा। इसमें हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो बैंक का स्टेटमेंट लिया है वो स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सभी एंट्रीज इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगी जो रिकन्सिलेशंस हमें करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सभी एंट्रीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हमें इनको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑल्टर एज। आप जैसे ऑल्टर एज बटन दबाते हैं तो यह इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एंट्रीज यहाँ पर दिखाई दे रही है 21 इंपोर्ट हुई है और एडिशनल बैंक एंट्री से 21, ठीक है। जैसे एनी की दबाते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी को। अब जैसे कि 37,755 रुपये तक की हमारी सभी एंट्रीज रिकनसाइल्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज नीचे की हैं उन सभी को रिकनसाइल्स करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन एंट्री को एक नया लेजर्स बनाकर फटाफट से इनको एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एंट्रीज एक बैंक चार्जेस की हैं, तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को बैंक चार्जेस में करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट वाउचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्टर जे बटन दबाएंगे या फिर यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑल्टर जे बटन दबाया, जैसे ऑल्टर जे बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंट्री है या पेमेंट वाउचर ओपन हो चुका है। यह एक बैंक चार्जेस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे बैंक चार्जेस में रखेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने एक भी लेजर बना हुआ नहीं है बैंक चार्जेस के नाम से, तो हम ऑल्टर सी बटन दबाते हैं और यहाँ पर बैंक चार्जेस के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। इसे हमें रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। हम सीधे इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने इस एंट्री को यहाँ पर कर लिया, इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। डेट और नरेशंस वगैरह ये ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमने ये एंट्री कर ली इसके अंदर। उसके बाद में अगली एंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और दिखाई दे रही है हमें, 28 तारीख की है ये भी। 37,755 रुपये हमने किसको दिए, यहाँ पर हरीश कुमार को दिए। तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को हरीश कुमार को पेमेंट कर रहे हैं हम, तो इस एंट्री को भी हम पास कर लेते हैं। एंटर करेंगे या फिर हम यहाँ पर क्रिएट अ वाउचर पर क्लिक करेंगे सीधा। अब हमें हरीश कुमार का जो लेजर है उसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमने यहाँ पर हरीश कुमार को क्या किया है, यहाँ पर पेमेंट किया है, ठीक है। तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी हो गई। उसके बाद में अगली एंट्री है यहाँ पर, जस्ट आप देख सकते हैं 1680 रुपये। अब 1680 रुपये हमने किसको पेमेंट किया है, ये हमने यहाँ पर हमारे अकाउंट पेमेंट डाला है, तो हम सीधा इसका भी एक वाउचर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट में आ गए हमने यह पेमेंट हमें ट्रांसफ़र किया है। तो हम एक काम करते हैं, इसे अभी सस्पेंस में रखेंगे, ठीक है। तो हम इसे सस्पेंस में रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में अगली एंट्री है यहाँ पर, लगभग हमने सभी एंट्रीज को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। हम एंटर करेंगे और इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्ट हो गया, मतलब लगभग अभी सभी रिकन्सिलेशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में अब हमें चलना है उस बैंक के लेजर्स में जिसे हमने अभी एंट्रीज की हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट बुक में चलते हैं, लेजर्स में चलते हैं और यहाँ पर इंडियन बैंक का जो लेजर है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंट्रीज़ है वह 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की हमें यहाँ पर एंट्रीज दिखाई दे रही है। तो हम उन सभी एंट्रीज को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम F2 की दबाते हैं, स्पेस बटन से यहाँ पर इस डेट को हटा लेते हैं, इसे भी हटा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जितनी भी एंट्रीज बैंक के अंदर करी थी उन सभी एंट्रीज को हमने यहाँ पर भी इनपुट कर लिया है और सभी एंट्रीज को हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैंक में अभी बैलेंस बचा हुआ है वह 4 रुपये 60 पैसे बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के बैंक स्टेटमेंट का रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि आप आगे की डेट डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी को चेक दिया, फॉर एग्जांपल समझिएगा ध्यान से, आपने किसी को, चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इजी समझाता हूँ
कि 27 तारीख के दिन मान लो आपने किसी को चेक दिया है और वह चेक 27 अगस्त को क्लियर ना होते हुए वह 29 तारीख को क्लियर होता है, तो यहाँ पर आपको बैंक डेट डालना है जब भी बैंक से पेमेंट कटेगा वो, ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर डालना है। यदि आप 27 तारीख को एंट्री करते हैं, चेक देते हैं उस व्यक्ति को, और यहाँ पर यदि आप 26 तारीख डालते हैं तो इसे टैली एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बैंक का स्टेटमेंट टैली प्राइम के अंदर इनपुट कर सकते हैं और उसका रिकंसिलेशंस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लासेस अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपने इस क्लासेस में कुछ न कुछ अच्छे से सीखा होगा। यदि आपने कुछ अच्छी चीज़ सीखी है, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। यदि आपका किसी भी प्रकार का सवाल है तो उस सवाल को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप कीजिए, ताकि मैं आपका सवाल का अच्छे से जवाब दे सकूं, ठीक है। और यदि आपका कोई ऐसा सवाल है कि आप कोई नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वह भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपके टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।